अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे इस पे ज़रा थोड़ी सी रिवीजन हम कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेजेस जो होती हैं वो ग्रामर से बनती हैं और रेगुलर इस ग्रामर जो दो तरह की होती है, एक रेगुलर ग्रामर थी, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर थी। फिर हमने कहा था कि रेगुलर ग्रामर जो है वो रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करती है और रेगुलर लैंग्वेज जो मॉडल्स एक्सेप्ट करते हैं वो फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशन था। आगे फिर हमने फाइनाइट ऑटोमेटा की मुख्तलिफ़ शक्लें देखी थी। फाइनाइट ऑटोमेटा की मुख्तलिफ़ शक्लें थी। फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट था, मेले मोरे मशीन था, टीजी था, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और फिर उसका क्लीविज थ्योरम, इसकी बहुत सारी डिटेल थी। ठीक है। और फिर हम राइट विंग की तरफ जब आते थे तो मैंने कहा था कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो लैंग्वेज जनरेट करती है उसको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कहते थे। और कॉन्टेक्स्ट फ्री जो लैंग्वेज होती है वो एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास जो मशीन्स हैं या जो मॉडल्स हैं वो पीडी और टूरिंग मशीन्स हैं। CFL जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सेप्ट नहीं हो पाती। तो लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर देखी थी कि CFG ग्रामर कैसे बनती है। उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोडक्शंस होती हैं, उन प्रोडक्शन से हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाते थे। बहुत सारी एग्जांपल्स हमने ड्रॉ की थी। तो इस लेक्चर में अब CFG के लिए उतना ही काफ़ी है जितना मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था। फर्दर आप इस तरह करें कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का जो चैप्टर है उस चैप्टर के एक्सरसाइज में जाएं। उस एक्सरसाइज में कोई मुख्तलिफ लैंग्वेज दी हुई हैं तो वो पूछता है कि इनका CFG क्या बनेगा, या CFG दी हुई है तो उनकी लैंग्वेज बतानी होगी। तो मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं फॉर योर प्रैक्टिस। तो आज हम आते हैं डायरेक्ट PDA और टूरिंग मशीन के ऊपर कि PDA और टूरिंग मशीन क्या होता है। तो इस पर आने से पहले जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री जो ग्रामर लैंग्वेजेस होती हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री जो कॉन्टेक्स्ट फ्री जो लैंग्वेज होती है उसका फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बनता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल L इज़ अ लैंग्वेज ऑफ ANBN सच दैट N इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो ये एक लैंग्वेज है, इसको रीड आप ऐसे करेंगे कि L में वो तमाम स्ट्रिंग्स का सेट है जिसमें नंबर n जो ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, यानी n इंक्रीज़ करता जाएगा। तो इक्वल नंबर ऑफ़ एज फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ़ बीज, यानी जितने एज हैं वो ख़त्म होने के बाद उतने ही बीज आएंगे। तो इसकी वैलिड स्ट्रिंग कौन सी हैं? मसलन इस लैंग्वेज में कौन सी स्ट्रिंग आएंगी? फ़र्ज़ करें एक A और B शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग आ जाएगी, क्योंकि n अगर 1 रखें, n2 रखें तो AA डबल B आ जाएगा, n3 रखें तो AAA ट्रिपल B आ जाएगा, n4 रखें तो टेट्रा A और टेट्रा B आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह की स्ट्रिंग जो है इस लैंग्वेज में आती जाएंगी। अब अगर मैं आपको कहूँ कि इसका फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करें तो फाइनाइट ऑटोमेटा इसका ड्रॉ करना मुमकिन नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? देखें, अगर तो मैं कहूँ कि आप एक सिर्फ इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने का फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करें तो वो आप ड्रॉ कर लेंगे। अगर मैं कहूँ कि इस स्ट्रिंग का ड्रॉ करें तो वो भी आप कर लेंगे, इसका करें तो वो भी आप कर लेंगे, इसका भी करें तो वो भी आप कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे n नंबर बढ़ता जाएगा, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि n इज़ इक्वल टू 100 कर लें, यानी 100 एज और 100 बीस, मुमकिन है आप इसका भी फाइनाइट ऑटोमेटा बना लें थोड़े से मुश्किल बर्दाश्त करके। लेकिन इसमें अगर n की तादाद में और बढ़ा दूं, फ़र्ज़ करें 1000 कर दूं, तो फिर आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझें कि फाइनाइट ऑटोमेटा में काउंटिंग फैक्टर नहीं होता, कि फाइनाइट ऑटोमेटा में हम स्ट्रिंग्स के कितने अल्फ़ाबेट्स आ चुके हैं उसको काउंट करने की फैसिलिटी हमारे पास नहीं होती। मसलन ये 3 एज और 3 बीस को एक्सेप्ट करना है, तो इसको तो हम डायरेक्ट, फ़र्ज़ करें मैं इसका FA बनाता हूँ तो आप कहेंगे जी स्टार्ट स्टेट, यहाँ से एक ए रीड किया, दूसरा ए रीड किया, तीसरा ए रीड किया, तो उसके बाद B रीड करना है हमने। ठीक है, ये तो 3 एज रीड करवा दिए हैं हमने डायरेक्ट।
लेकिन अगर ये 300 हों तो ज़ाहिर है फिर 300 एरोज़ लगाएंगे, या तो 300 ट्रांजिशंस करें आप। अगर 300 ट्रांजिशन करें वो मेथड है। अगर वो 300 ट्रांजिशन नहीं करते आप तो फिर 300 काउंट करने का कोई मैकेनिज़्म आपके पास होना चाहिए, जो कि एफ ए में नहीं है। तो इसमें चूंकि काउंटिंग का मैकेनिज़्म नहीं है, हमें एफ ए में नहीं पता चलता कि कितने एज रीड हो गए हैं, तो कब 20 रीड करने स्टार्ट करने हैं। तो इसलिए इस लैंग्वेज को हम कहते हैं ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, और इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना मुमकिन नहीं है। अगर फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना मुमकिन नहीं है तो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना भी मुमकिन नहीं है। तो हम फिर क्या करेंगे? हम इसको एक्सेप्ट करवाने के लिए, इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए हम पीडीए बनाएंगे या हम बनाएंगे टूरिंग मशीन बनाएंगे। तो आज हम देखते हैं कि पीडीए क्या होता है। पुश डाउन ऑटोमेटा इसे कहते हैं हम, पुश डाउन ऑटोमेटा, जिसे हम पीडीए कहते हैं। ठीक है। अच्छा, पुश डाउन ऑटोमेटा में हमारे पास फैसिलिटी होती है कि हम नंबर्स को काउंट कर सकें, और जितने अल्फ़ाबेट स्ट्रिंग्स आ रही हैं उसको हम काउंट कर सकें। और ये वर्क, इसको हम अगर इसकी डेफिनेशन पर जाएं तो इसकी चलें हम इसकी डेफिनेशन से जाने से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी CFL, जो कोई भी CFL लैंग्वेज होती है उसका पीडीए एग्जिस्ट कर रहा होता है, और यानी जो भी लैंग्वेज CFG से जनरेट होती है उसका हम पीडीए बना सकते हैं। तो पीडीए की डेफिनेशन के ऊपर जाने से पहले हम इसके देखते हैं कि सबसे पहले कंपोनेंट्स कौन से हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ पीडीए। एक पीडीए के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? बेसिकली पीडीए क्या होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, लेकिन प्लस एक अजाफी इसका कंपोनेंट होता है जिसे हम स्टैक कहते हैं। यानी फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस स्टैक इसमें इंक्लूड कर दें तो इसको हम पीडीए कह देते हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा कहते हैं। स्टैक बेसिकली क्या चीज़ है? स्टैक एक स्टोरेज एलिमेंट है, स्टोरेज एलिमेंट है जो आपको काउंटिंग को स्टोर करेगा, या नंबर ऑफ़ डाटा को आप जितनी दफ़ा मर्जी चाहे एक ख़ास टाइम के लिए उसमें स्टोर कर सकते हैं। और जब स्टैक का पर्पज़ आपको पता ही है कि उसमें हम पर्टिकुलर टाइम के लिए डाटा को स्टोर करते हैं और किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसे रिट्रीव कर लेते हैं। तो जब हम स्टोर करते हैं या रिट्रीव करते हैं तो उसकी ऑटो काउंटिंग हो जाती है, यानी उसका जो इंडेक्स है वो इंक्रीज़ करता जाता है, उसका पॉइंटर जो है वो इंक्रीज़ करता जाता है। तो यहाँ फिर बात ये तय होगी कि अगर फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ अगर हम कुछ मेमोरी एलिमेंट लगा दें, यानी स्टैक क्या है, एक मेमोरी एलिमेंट है, स्टोरेज एलिमेंट है, अगर कोई मेमोरी एलिमेंट लगा दें तो ये दोनों का कम्बिनेशन जो है वो मिलके पीडीए बना देता है, पुश डाउन ऑटोमेटा बना देता है। अब ये स्टैक जो है मेमोरी एलिमेंट जिसे आप कह रहे हैं, ये मेमोरी एलिमेंट कोई और भी हो सकता है। मसलन मेमोरी एलिमेंट, स्टैक क्या है, एक डाटा स्ट्रक्चर है, तो स्टैक की जगह कोई और डाटा स्ट्रक्चर, मसलन लिंक्ड लिस्ट, आप लिंक्ड लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आप क्यू भी यूज़ कर सकते हैं, आप अरे भी यूज़ कर सकते हैं। जितने भी आपने डाटा स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं, बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर मेमोरी अरेंजमेंट का तरीक़ेकार होता है, आपको पता है। तो वो कोई भी मेमोरी एलिमेंट जो आपने डाटा स्ट्रक्चर में पढ़े हुए हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ स्टैक ही क्यों यूज़ करेंगे? इसका एक बेनिफिट है, इसका एक बेनिफिट ये है कि इसमें इसका पॉइंटर जो है वो ऑटो इंक्रीज़ होता है या ऑटो डिक्रीज़ होता है। यानी जब हम एलिमेंट इसके ऊपर पुश करते हैं तो जो स्टैक का एलिमेंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जब पॉप करते हैं तो वो इंक्रीज़ हो जाता है, अगर उसको हम अप साइड डाउन कंसिडर करें तो। और दूसरा ये कि जब ये स्टैक एम्प्टी हो जाता है तो हमें खुद ब खुद पता चल जाता है कि अब स्टैक एम्प्टी हो गया है। तो ये इसके दो बेनिफिट्स हैं। जबकि दूसरे जितने भी ये वाले मेमोरी एलिमेंट्स हैं इनमें हमें नज़र रखनी पड़ती है, इनको हमें मैनुअली इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना पड़ता है, और ये भी देखना पड़ता है कि ये क्यू आखिरी एलिमेंट कब हम रिट्रीव कर रहे हैं, तो इसलिए ये मुश्किल है।
तो इस चले हम इसी को लेके चलते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस स्टैक। तो अब हम देखते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा और स्टैक जो होता है ये मेजरली दो कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन अगर हम इसके इनसाइड व्यू लें तो इसके तीन टोटल जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अगर मैं फिगर बनाऊं तो कुछ इस तरह बनती है कि पहला जो एलिमेंट होता है एक टेप होती है, इनपुट टेप इसे हम कहते हैं। ये कंसेप्चुअल या वर्चुअल एलिमेंट्स है। इनपुट टेप क्या होती है? इनपुट टेप एक ऐसी टेप होती है जिसके ऊपर इनपुट स्ट्रिंग होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए, डबल ए, बी, बी, और जिस सेल में कोई एलिमेंट नहीं होता वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट होता है, जो कि ये शो करेगा कि ये टेप का जो ये वाला एलिमेंट है ये एम्प्टी एलिमेंट है, स्ट्रिंग के एलिमेंट सारे कंज्यूम हो चुके हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं इनपुट टेप। उसके बाद एक फाइनाइट कंट्रोल यूनिट होता है, फाइनाइट कंट्रोल यूनिट, इसको हम फाइनाइट ऑटोमेटा भी कहते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या करता है? फाइनाइट ऑटोमेटा एक रीडर से, जिसे हम रीड हेड कहते हैं, रीड हेड से टेप पर एलिमेंट रीड करते हैं। इसके साथ जो प्लस एक दो एलिमेंट हो चुके हैं, तीसरा एलिमेंट जो होता है स्टैक होता है। तो स्टैक हम इस तरह अस्यूम कर लेते हैं, ये वाला स्टैक है और इसकी बेस में जो है वो एम्प्टी एलिमेंट है पड़ा हुआ है, जिसे Z0 कहते हैं, ठीक है। और इस स्टैक में हम एलिमेंट पुश कर सकते हैं और एलिमेंट पॉप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बेसिकली तीन कंपोनेंट्स हैं टोटल पुश डाउन ऑटोमेटा के। ये कंसेप्चुअल कंपोनेंट्स हैं, आप इसकी डेफिनेशन पे अभी ना जाएं। तो बस आप ये रखें कि ये इनपुट टेप का क्या काम होता है कि ये इनपुट टेप के ऊपर जो स्ट्रिंग है जिसको हमने रीड करना है वो पड़ी हुई है, ठीक है। और फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है? एक कंट्रोल यूनिट है जो उसको रीड करता है और बाय रीड हेड के ज़रिए रीड करता है। और पुश डाउन ऑटोमेटा ये स्टैक का काम क्या है कि अगर कोई हमें आर्जी तौर पर कुछ स्टोरेज चाहिए होती है तो वहाँ पर हम डाटा को सेव कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं और नेक्स्ट टाइम के लिए हम उसे रिट्रीव कर लेते हैं, ठीक है जी। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशन क्या होती है, सॉरी पीडीए की डेफिनेशन क्या होती है। तो पीडीए की डेफिनेशन में, एक मिनट ज़रा वेट कीजिएगा, मैं पेपर निकाल लूँ। हाँ जी, पीडीए की जो डेफिनेशन होती है, पीडीए इसमें जो सबसे पहला होता है कंपोनेंट वो होता है क्यू। एक ऐसा सेट होता है, सेट ऑफ, आप कह लें फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, यानी इसमें कुछ स्टेट्स होंगी पीडीआई में, कुछ स्टेट्स जैसे एफए में कुछ स्टेट्स होती हैं तो इसमें भी कुछ स्टेट्स होंगी। फिर क्या होगा? सिग्मा यानी इनपुट, एक सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट का सेट होगा, इनपुट अल्फ़ाबेट सेट, जिसे हम सिग्मा कह देंगे। और फिर इन स्टेट में से एक को हम स्टार्ट स्टेट कहेंगे, स्टार्ट स्टेट होगी। और एक फाइनल स्टेट होगी, क्यू एफ आप उसे कह लें, फाइनल स्टेट होगी, ठीक है। एक Z0 इनिशियल कंपोनेंट ऑफ स्टैक होगा, जब हम स्टैक को स्टार्ट करेंगे तो उसमें Z0 ऑलरेडी मौजूद होगा, जो हमें ये इंडिकेट करेगा कि ये एम्प्टी एलिमेंट है, ठीक है। फिर एक टॉ क्या है? स्टैक अल्फ़ाबेट होता है, स्टैक अल्फ़ाबेट सेट, यानी जो स्टैक में अल्फ़ाबेट्स पड़े हुए हैं उनका जो सेट होता है। और फिर एक सिग्मा होता है, सेट ऑफ ट्रांजिशंस, इसमें कुछ ट्रांजिशंस होती हैं। ये जितना डेफिनेशन के हिसाब से मुश्किल आपको लग रहा है, इतना मुश्किल है नहीं है। बस आपने जब आप
पीडीए कर लेंगे, जब मैं उसकी कुछ एग्जांपल्स आपको करवा दूंगा तो फिर अगर आप डेफिनेशन पे आएंगे और इसको रीड करेंगे तो तब आपको ज़्यादा आसान लगेगी। तो फ़िलहाल इसको आप भूल जाएं, जब एक दो एग्जांपल्स करेंगे तो फिर आप इनको इसको तवज्जो दीजिएगा कि ये क्या चीज़ है। अब हम देखते हैं कि हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं स्टैक के ऊपर। ऑपरेशंस that can be performed on stack। स्टैक के ऊपर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? तो बेसिकली हम स्टैक के ऊपर तीन किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एक को हम कहते हैं पुश ऑपरेशन और सेकंड पॉप ऑपरेशन। ये आप इससे फेमिलियर हैं कि ये कौन से ऑपरेशन होते हैं, पुश और पॉप। एक अजाफी ऑपरेशन जो है वो हम स्किप ऑपरेशन इसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं। स्किप ऑपरेशन नाम से ज़ाहिर है कि स्किप का मतलब है कि हम जब अल्फ़ाबेट रीड करेंगे तो हम स्किप कर जाएंगे, तो वो जब एग्जांपल करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या होगा। देखें, अब जब आप पुश करेंगे स्टैक में, फ़र्ज़ करें ये एक स्टैक है आपके पास और टेप के ऊपर एलिमेंट ए पड़ा हुआ है, तो जब आप पुश इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, पुश, तो इसका मतलब है यहाँ पे Z0 पड़ा हुआ है। जब आप पुश करेंगे तो यहाँ पे A आ जाएगा आपके पास, और इसका जो पहले इसका पॉइंटर था वो इस स्पेस को पॉइंट कर रहा है, अब वो इस सेल को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है जो आपको पता है। तो पुश ऑपरेशन के नतीजे में जो अल्फ़ाबेट है वो पुश हो जाता है और पॉइंटर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है बेसिकली, अगर आप अपसाइड डाउन इसको देखें तो। लेकिन इसके ऊपर अभी आपको गौर करने की ज़रूरत नहीं है। तो पॉप ऑपरेशन क्या होता है? पॉप ऑपरेशन में आप जो स्टैक के अंदर मौजूद एलिमेंट है उसको आप पॉप करते हैं। जब पॉप करते हैं तो आपका पॉइंटर डाउनवर्ड मूव कर जाता है। ठीक है। स्किप के केस में अगर स्टैक में कोई भी एलिमेंट पड़ा हुआ है और आप स्किप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो स्टैक की कंडीशन चेंज नहीं होगी, स्टैक की कंडीशन जो है वो वही रहेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो पॉप के नतीजे में जो नई कंडीशन है, देखें ये जो है ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। पॉप जब करेंगे तो नीचे Z0 रह जाएगा, A पॉप हो जाएगा। और जब हम पुश करेंगे, ये फ़र्ज़ करें आपके पास एम्प्टी स्टैक है, तो जब इसके ऊपर आप पुश करेंगे तो जो नया स्टैक बनेगा वो ये वाला बनेगा। ये तो नॉर्मल ऑपरेशन हैं जो आप करते थे। चलें पीडीए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अब कोई एग्ज़ाम्पल लेके, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि हम इसी लैंग्वेज की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली आपके पास लैंग्वेज है, ANBN लैंग्वेज है, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बीज है। इस एग्ज़ाम्पल को लेकर चलते हैं और इसका हम पीडीए बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपकी एक ही कंस्ट्रक्शन के बाद आपको समझ आ जाएगी कि पीडीए कैसे डेवलप करते हैं। तो लैंग्वेज है आपकी ANBN n such that equal or greater than 1। तो इसका आपने पीडीए बनाना है। पीडीए बनाने का मतलब ये है कि एक ऐसी मशीन बनानी है, एक ऐसा मैथमेटिकल मॉडल बनाना है जो इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे। इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने का मुराद ये है कि इस लैंग्वेज की जितनी वैलिड स्ट्रिंग आएँ तो वो मशीन आपको फाइनल स्टेट पे ले जाए, अगर इनवैलिड स्ट्रिंग्स आएँ तो वो मशीन आपको फाइनल स्टेट पे नहीं ले जाए। एक बात ज़हन में रखें कि इस पीडीए की जो है वो अगर इसकी वैलिड स्ट्रिंग आती है तो वो टर्मिनेट हो जाता है पीडीए आपका, यानी आपको फाइनल स्टेट पे ले जाता है। अगर इनवैलिड स्ट्रिंग आती है तो वो दरमियान में हाल्ट हो जाता है, कोई रिजेक्ट स्टेट उसकी नहीं होती। ठीक है, तो चलें हम बनाते हैं। मैं एक ऐसी पीडीए बनाना चाहता हूँ, एक ऐसी मशीन बनाना चाहता हूँ जो इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे, यानी इसकी जितनी भी वैलिड स्ट्रिंग है एक्सेप्ट करे। मसलन AB को भी एक्सेप्ट करे, AA B को भी एक्सेप्ट करे, ट्रिपल B को भी एक्सेप्ट करे, एंड सो ऑन। सारी जो स्ट्रिंग्स इसकी वैलिड हैं उसको एक्सेप्ट करे, और जो इनवैलिड है, मसलन ये वाली इनवैलिड है, AA B ये इनवैलिड है, ट्रिपल B ये इनवैलिड है, ABB ये इनवैलिड है, तो इन सब को
वो एक्सेप्ट ना करे, उसको फाइनल स्टेट पे लेके ना जाए। तो यही आपने मशीन डिज़ाइन करनी है। तो चलें हम उन 3 कंपोनेंट्स का, जो पीडीए के 3 कंपोनेंट्स हैं, उसका सहारा लेते हैं। और मैं एक इस लैंग्वेज की एक सैम्पल स्ट्रिंग लेता हूँ। मैं कंसिडर करता हूँ टेप के ऊपर, मैं कंसिडर करता हूँ तो इसकी एक स्ट्रिंग जो है वो है वैलिड स्ट्रिंग ए और फिर बी। ये एक वैलिड है और उसके बाद एप्सिलॉन है। ठीक है। जो स्ट्रिंग आपने चेक करनी है इस लैंग्वेज की, जो भी वैलिडिटी इसकी चेक करनी है, तो वो आप स्ट्रिंग अज्यूम करेंगे कि वो टेप के ऊपर है। और जब भी टेप के ऊपर आप अज्यूम करेंगे तो टेप का जो हेडर है, जिसे हम रीड हेडर कहते हैं, जो रीड करेगा वो ऑलवेज फर्स्ट करेक्टर को रीड कर रहा होगा, फर्स्ट सिंबल को रीड कर रहा होगा। तो चलें हम यहाँ पे हमारा फाइनाइट कंट्रोल यूनिट है, ये फाइनाइट कंट्रोल यूनिट है, फाइनाइट कंट्रोल यूनिट। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। फाइनाइट कंट्रोल यूनिट आपको पता है कि एक एफ होता है और एफ की कोई स्टार्ट स्टेट होती है। जैसे ही आप Q0 में आएंगे, फर्ज करें आप एक स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट स्टेट आप कहते हैं Q0 है, तो Q0 में जब आएंगे तो आप ए रीड करेंगे। अब आप इसकी लॉजिक क्या होनी चाहिए, जब आपने बताना है कि ये स्ट्रिंग वैलिड है, ये फाइनल स्टेट पे पहुंचनी चाहिए, तो इसकी लॉजिक क्या है। अगर मैं आपको कहूँ कि मैनुअली बताएं कि ये वैलिड है या नहीं है, तो आप कैसे काउंट करेंगे। तो मुझे ये समझ आती है कि मैं ऐसे करूँगा कि मैं ये ए रीड करूँगा, इसको मैं पुश कर दूँगा, इसको सेव कर लूँगा, फिर दूसरा ए रीड करूँगा, उसको भी सेव कर लूँगा, तीसरा ए रीड करूँगा, उसको भी सेव कर लूँगा, और ये तब तक एस रीड करता जाऊँगा जब तक मुझे एस मिलते जाएंगे। और जैसे ही मुझे बी मिलेगा तो मैं हर बी के मुकाबले में एक ए पॉप करता जाऊँगा। ठीक है। और अगर एट दी एंड हर बी के मुकाबले में एक ए पॉप हो जाता है और स्टैक में कुछ नहीं बचता, तो मुझे पता चल जाएगा कि जितने मैंने बीज रीड किए हैं उतने ही एज हैं। तो यहाँ पर मुझे एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल याद आई है। स्टार्ट में जब इंसान पैदा हुआ था, उस वक्त जब जंगलों का दौर था, पत्थरों का दौर था, तो उस वक्त लोगों को काउंटिंग नहीं आती थी। 1 2 3 के बाद उनको नहीं पता था कि 4 कैसे होते हैं, 5 कैसे लिखा जाता है, 6 कैसे लिखा जाता है, 7 कैसे लिखा जाता है, काउंटिंग नहीं आती थी। तो अगर फ़र्ज़ करें एक ऐसा बंदा है जिसको काउंटिंग नहीं आती, तो कैसे गिनेगा कि कितने इसमें एज हैं और उतने ही, क्या इसमें जितने एज हैं उतने ही बीज हैं। तो उसका एक मेकानिज़म है। उस वक्त क्या करते थे लोग, मसलन बकरियां चराने वाला एक बंदा था, तो उन्होंने वो किराए पर बकरियां देता था। तो हर बंदे को, अगर सुबह वो बकरियां देता था, एक बंदे को 30 बकरियां देता था, तो वो रात को छोड़ने आता था उसके पास, तो वो गिन लेता था कि ये इसके पास बकरियां 30 ही हैं, या जितनी ले गया था उतनी वापस कर रहा है। तो क्योंकि उसे काउंटिंग नहीं आती थी, उसने क्या मैकेनिज़्म रखा हुआ था, उसने एक थैला रखा हुआ था जिसमें पत्थर थे, जितनी बकरियां थी उतने उसमें पत्थर थे। तो जब वो एक बकरी उसको एक अपने वो वाड़े से एक बकरी बाहर निकालता था तो एक पत्थर अपने थैले में रख लेता था, दूसरी निकालता था तो दूसरा पत्थर थैले में रख लेता था। इस तरह 30 बकरियां अगर निकाल देता था तो 30 पत्थर उसके थैले में मौजूद होते थे। तो वो थैला वो संभाल के रख लेता था। रात को जब उसका मुलाजिम बकरियां वापस लेके आता था, तो वो वापस करता था, तो वो क्या करता था कि वो अपने कमरे में बकरियों का जो वाड़ा था उसमें एक एक बकरी एंटर करता था और एक एक पत्थर थैले से निकालता जाता था। एंड पे वो देखता था कि अगर जितनी बकरियां अंदर मैंने एंटर कर ली हैं, अगर उतने ही पत्थर थैले से निकल चुके हैं, कोई पत्थर बाकी नहीं बचा, तो जितनी बकरियां दी थी उतनी ही हैं। ठीक है। और अगर कोई एक पत्थर बाकी बच गया था, तो इसका मतलब वो एक बकरी जो है वो गंवा आया है, एक बकरी कहीं मार आया, या एक बकरी कहीं कोई शेर वेर खा गया है। तो ये काउंटिंग का तरीका था पिछले ज़माने में। तो आपको पता है कंप्यूटर भी एक डम चीज़ है, इसे भी काउंटिंग तो नहीं आती, इसको आपने सिखाना है कि काउंटिंग कैसे की जाती है। तो आपका काम है इसको काउंटिंग सिखाना। तो हम इसको सिखाते हैं। हम अपने आप को ऐसे अज्यूम करते हैं कि जैसे हमें भी काउंटिंग नहीं आती। तो जब हमें भी काउंटिंग नहीं आती,
तो एक स्ट्रिंग के ऊपर कुछ अल्फ़ाबेट्स पड़े हुए हैं, कुछ एज पड़े हुए हैं और कुछ बीज पड़े हुए हैं, और आपने काउंट करना है कि जितने एज हैं क्या उतने बीज हैं। तो आप कैसे काउंट करेंगे? आप ऐसे ही काउंट करेंगे ना कि एक एक पहले आप इसको रीड करेंगे, क्या ए है? आप कहेंगे हाँ ए है, तो उसको आप सेव कर लेंगे, दूसरे ए को भी सेव कर लेंगे, तीसरे को भी, सारे ए सेव करते जाएंगे जब तक आपको बी ना मिलेगा। जैसे ही आपको बी मिलेगा, दूसरा ए जो एक ए है उसको आप निकाल देंगे। ठीक है, तो चलें हम इसी पर्पज़ को लेकर चलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को, कि पहला ए जब मैं रीड करूँगा तो सेव करने का क्या तरीका है? हमारे पास मेमोरी एलिमेंट कौन सा है, हमारे पास थैला कौन सा है, झोला कौन सा है? वो है हमारे पास स्टैक, उसमें हम सेव करेंगे। तो जैसे ही हमने ए रीड किया तो उसको मैंने थैले में रख दिया, और थैला कौन सा है? स्टैक का है, और स्टैक में रखने का तरीका क्या है? पुश करने का। ठीक है, उसमें हम पुश कमांड क्या है? पुश करेंगे। तो अगला ए रीड किया तो पुश कर दूंगा। इसका मतलब है जैसे ही मैं फाइनाइट मेरी मशीन स्टार्ट होगी तो जैसे ही मैं ए रीड करूंगा तो उसको क्या करता जाऊंगा? पुश ए करता जाऊंगा, पुश ए, ये कमांड है। जितने भी एस रीड करता जाऊंगा उनको मैं पुश करता जाऊंगा, पुश करता जाऊंगा। फ़र्ज़ करें 10 एस रीड हो चुके हैं, पुश करता गया। ठीक है, पहला ए रीड किया वो भी पुश हो गया, दूसरा ए रीड किया पुश हो गया, तीसरा ए रीड किया पुश हो गया। ये स्टैक है, ये Z0 इसका आखिरी एलिमेंट है। फिलहाल हमारे पास 3 एज हैं तो 3 पुश हो गए। उसके बाद आपका जो ये पॉइंटर है वो बी पर पहुंचेगा, तो बी रीड करेगा तो क्या करना चाहिए? अब हमने बी रीड किया है तो एक बी रीड किया है, तो उसके मुकाबले में हमें इस मशीन को काउंट करना चाहिए ना कि क्या एक ए पहले हम रीड कर चुके हैं। बी रीड किया तो क्या एक ए पहले हमारे पास पड़ा हुआ है मेमोरी में? ठीक है, हाँ। अगर बी रीड किया है तो मेमोरी में वो देखेगा कि क्या ए पड़ा हुआ है, वो पॉप कर देगा, पॉप ए कर देगा। ठीक है, पॉप ए, समझ आ रही है ना कि बी रीड करेगा तो उसे पॉप क्या करना चाहिए? ए पॉप करना चाहिए, ए के यहाँ से पॉप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक उसे समझ आ गई कि मैंने एक बी रीड किया तो पॉप भी एक ए किया। उसके बाद दूसरा बी रीड किया और स्टेट कौन सी? नेक्स्ट स्टेट पे पहुँच गया। दूसरा बी रीड किया तो फिर एक ए पॉप करना चाहिए, और तीसरा बी रीड करे तो फिर ए पॉप करना चाहिए। जितने भी बीज आएंगे उतने ही ए पॉप होने चाहिए। तो यहाँ पे लूप आ जाएगा, यानी जितने भी बीज रीड करे हर बी के मुकाबले में एक ए पॉप होता जाए, हर बी के मुकाबले में एक ए पॉप होता जाए। जब ये सारे ए पॉप हो जाएंगे और इधर जो आपका हेडर है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, एप्सिलॉन पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर आपका हेडर एप्सिलॉन पर पहुँच जाएगा। तो अब सिचुएशन क्या होगी? जब सारे बी रीड कर लेंगे तो आप फिर क्या रीड करेंगे? एप्सिलॉन नॉट करेंगे रीड। जब एप्सिलॉन नॉट रीड करेंगे तो पॉप क्या होना चाहिए? पॉप Z0 होना चाहिए, क्योंकि अगर इधर सारे बीज ख़त्म हो चुके हैं तो इधर एज भी ख़त्म होने चाहिए, फिर ही हम कहेंगे ना कि ये इक्वल हैं। तो अगर इधर एप्सिलॉन नॉट रीड आपने किया है और इधर से पॉप क्या होना चाहिए? Z0 होना चाहिए। अगर पॉप Z0 होता है तो आप फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब है ये स्ट्रिंग वैलिड स्ट्रिंग है और वो एक्सेप्ट हो गई है। ठीक है जी, Z0 यानी इसका ब्लैंक, अगर ब्लैंक रीड किया तो इधर से भी ब्लैंक पॉप हुआ है, तो इसका मतलब है सारे एज ख़त्म हो चुके हैं। अब देखें ये इनवैलिड को कैसे रिजेक्ट करता है। हम इसकी रिजेक्शन का तरीक़ाकार देखते हैं कि कोई इनवैलिड स्ट्रिंग देते हैं तो कैसे। मैं फ़र्ज़ करें टेप के ऊपर क्या करता हूँ, मैं एक इनवैलिड स्ट्रिंग लेता हूँ, मैं लेता हूँ AAA B लेता हूँ। ठीक है, ये इनवैलिड स्ट्रिंग है। तो अब चले मैं इसको चलाता हूँ। ए रीड किया, उसने क्या कर दिया? पुश कर दिया। दूसरा ए रीड किया, पुश कर दिया। तीसरा ए रीड किया, पुश कर दिया। उसके बाद यानी स्टैक के ऊपर अब क्या जमा हो चुका है? स्टैक के ऊपर 3 एज आ चुके हैं, 3 दफ़ा पुश हो चुका है। ठीक है, अब क्या है? ये बी रीड हुआ तो वो क्या करेगा? ए पॉप करेगा। ए पॉप हो गया, यहाँ से ए पॉप हो गया। उसके बाद अगली स्टेट पे आ जाएगा। अगली स्टेट पे अब या तो बी रीड करना चाहिए या एप्सिलॉन नॉट रीड करना चाहिए। बी चूँकि स्ट्रिंग पे ख़त्म हो चुके हैं, यहाँ पर है ही नहीं, तो वो रीड क्या कर रहा है? एप्सिलॉन नॉट कर रहा है। एप्सिलॉन नॉट रीड करे तो उसे पॉप क्या करना चाहिए? Z0 पॉप करना चाहिए। लेकिन इधर से पॉप क्या हो रहा है?
ए पॉप हो रहा है, Z0 तो बहुत नीचे है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपने इंस्ट्रक्शन दी है कि एप्सिलॉन नॉट रीड हो तो पॉप Z0 हो, जो कि इधर नहीं हो रहा। यानी रीड एप्सिलॉन नॉट हो रहा है लेकिन पॉप ए हो रहा है, जो कि इसकी वैलिडिटी पीडीए क्या करेगा, यहाँ पे फंस जाएगा। जब यहाँ पे हाल्ट हो जाएगा, वो फाइनल स्टेट पे नहीं पहुँच रहा। फाइनल स्टेट पे तो उसी वक्त पहुँचेगा ना जब एप्सिलॉन नॉट रीड किया तो पॉप Z0 हो, लेकिन पॉप Z0 हो नहीं रहा, तो इसलिए यहाँ पे वो हाल्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्रोग्राम फंस जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली स्ट्रिंग जो है ये इस वाली लैंग्वेज की वैलिड स्ट्रिंग नहीं है, वो इसको ये वाला पुश डाउन ऑटोमेटा इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो इसी तरीके से अगर आप कोई और इनवैलिड स्ट्रिंग दें, मैं मसलन एक और इनवैलिड स्ट्रिंग देता हूं जिसमें नंबर ऑफ एज कम है, फ़र्ज़ करें एक नंबर ऑफ एज है और 2 बीज हैं और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, तो अब क्या ये कैसे चलेगा। ए उसने रीड किया तो इसको पुश कर दिया, ए रीड किया तो पुश कर दिया, तो उसके बाद बी रीड किया तो पॉप क्या होना चाहिए, बी रीड किया तो पॉप ए हो गया। ठीक है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है यहाँ तक। और उसके बाद फिर क्या है, बी रीड किया, फिर बी रीड किया तो पॉप क्या होना चाहिए, ए। बी रीड किया तो पॉप क्या होना चाहिए, ए, लेकिन यहाँ पे ए है नहीं, यहाँ पे पॉप क्या होगा, Z0 होगा, तो यहाँ पे फिर फंस जाएगा पीडीए। तो ये भी एक इनवैलिड स्ट्रिंग है जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ये है बेसिकली पूरी स्टोरी और पूरी कहानी जो पुश डाउन ऑटोमेटा की है। बहुत आसान है बनाना, बहुत आसान है, बस थोड़ी सी लॉजिक चाहिए आपको। एक और एग्जांपल मैं आपको करवाता हूँ और उस एग्जांपल के बाद फिर मैं आप पर कुछ छोड़ूंगा, कुछ चीज़ें आप करेंगे। चलें एक और एग्जांपल हम करते हैं। एक मैं लैंग्वेज लेता हूँ, थोड़ी सी डिफरेंट लैंग्वेज लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लैंग्वेज है L, एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें A n और B रेज़ पावर 2n है, सच दैट n इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसमें वो वाली स्ट्रिंग्स आती हैं जिसमें नंबर ऑफ़ बीज जो हैं नंबर ऑफ़ एज से डबल हैं। यानी अगर 2 एज हैं तो बीज कितने हैं, 4 हैं। ये देखें ना, इसकी जो स्ट्रिंग है स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सी होगी, A होगा। इससे बड़ी स्ट्रिंग क्या होगी, AA। 2 एज हैं तो 4 बीज होंगे, 3 ए हैं तो 6 बीज होंगे, एंड सो ऑन। अब फ़र्ज़ करें इसकी एक वैलिड स्ट्रिंग है जो कि टेप के ऊपर पड़ी हुई है और इसकी वैलिड स्ट्रिंग ये है AA और 4 बीज और उसके बाद खाली है और यहाँ पर हेडर है। तो आपने एक ऐसी मशीन पीडीए बनाना है जो इसको एक्सेप्ट कर ले। अगर वो इसको आप इसकी मशीन बना लेते हैं, इसको एक्सेप्ट करने की मशीन, तो उसको जनरलाइज कर लेंगे आप, तो वो सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब पहले तो आप ये देखें कि इसका मैनुअल तरीका क्या होगा, इसको मैनुअली क्या करेंगे। कंप्यूटर को काउंटिंग नहीं आती तो आप क्या करेंगे, आप एज रीड करते जाएंगे और उनको सेव करते जाएंगे मेमोरी एलिमेंट में। ठीक है, और जितने भी एज रीड कर लेंगे आप सेव कर लेंगे, और जैसे ही बी आएगा तो आप उस बी को स्किप कर देंगे। क्यों, अगले बी पे आ जाएंगे। दूसरा बी रीड करेंगे तो आप एक ए को पॉप कर लेंगे, यानी 2 बी रीड करने के बाद एक ए, यानी 2 बी के मुकाबले में एक ए जो है वो निकाल लेंगे थैले से। ठीक है, फिर अगले 2 बी रीड करने के बाद एक ए और थैले से निकाल लेंगे। एंड पे अगर आप बी भी ख़त्म हो जाते हैं और थैले में भी कुछ नहीं बचता तो इसका मतलब है आपकी वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई है, फाइनल स्टेट पे पहुंच गई है। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलें हम बनाते हैं पीडीए बनाते हैं, पीडीए कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्यू नॉट स्टार्ट स्टेट है तो हम यहाँ पे लूप लगाते हैं कि ए आता जाए तो वो पुश होता जाए। पुश क्या हो, ए है तो ए ही पुश हो, और ये लूप तब तक चलता रहे जब तक आप ए रीड करते जाते हैं। अगर एक ए है तो एक ही दफ़ा चलेगा। तो उसके बाद जैसे ही आप बी रीड करें तो क्या होना चाहिए, इस बी को क्या करना चाहिए, पुश करना चाहिए या पॉप करना चाहिए। ना पुश करना चाहिए ना पॉप करना चाहिए, बल्कि हमें स्किप कर देना चाहिए। स्किप के इंस्ट्रक्शन, यानी इसको छोड़ के, स्किप का मतलब यह है कि इसको कुछ भी ना करे, इसके ऊपर कोई एक्टिविटी परफॉर्म ना करे, पॉइंटर अगले आगे चला जाए। जब आगे जाएगा तो आगे जाके
स्टेट 1 पे चला जाएगा, तो यहाँ पे फिर जब बी रीड करेगा तो फिर क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर गौर करें तो स्टैक की कंडीशन ये बन रही है, ये Z0 है और 2 A जो हैं वो पुश हो चुके हैं।